सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सो क्लास 12 फिजिक्स में हम पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे लास्ट क्लास। तो आज भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से ही आगे बढ़ेंगे। ओके, वहाँ पे हम निकाले थे कोई चार्ज सिस्टम अगर होगा, 2 चार्जेस सिस्टम, 3 चार्जेस और n नंबर ऑफ चार्जेस, अगर एक सिस्टम ऑफ चार्ज होगा तो उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी। और फिर हम देखे थे अगर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर किसी पॉइंट पे एक चार्ज को अगर रखेंगे तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ऐसे हम उसको निकाले थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, तो आज भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के ही बारे में पढ़ेंगे, पर एक और केस होगा। यहाँ पे होगा एक डायपोल। आज हम इलेक्ट्रिक डायपोल के एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। कब? अगर वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है इलेक्ट्रिक डायपोल, तो हम कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि उसके ऊपर एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, वो रोटेट करता है। ये हम पढ़े थे ठीक से, PE sin थीटा टॉर्क का वैल्यू आता था। तो वहीं से आगे आएंगे। ठीक है, जब रोटेट होगा तो उसके अंदर भी एनर्जी स्टोर होता है। वो एनर्जी कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे आज। ठीक है, तो आज हेडिंग वही देंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ये बात। चलो, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E है ये इस डायरेक्शन में। यहाँ पे हम रखते हैं एक डायपोल को, सपोज इस तरह से एक डायपोल है। ओके, डायपोल का ये -q चार्ज यहाँ पे है, +q चार्ज यहाँ पे है। क्लियर है? ओके, इसका लेंथ हम क्या लेते थे डायपोल का? इट इज 2L। ठीक है, 2L उसका लेंथ है। अच्छा, तो ये जो डायपोल है, अच्छा -q टू +q, एक वेक्टर दैट इज डायपोल मोमेंट, उसको भी दिखा देते हैं, डायपोल मोमेंट P, -q टू +q। क्लियर है? अब देखो, अच्छा हाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये डायपोल मोमेंट थीटा एंगल बना रहा है, सपोज। इतना भी हम पहले से भी लिए हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि इस +q चार्ज के ऊपर इस तरफ QE अमाउंट का फोर्स लगेगा इस तरफ, और यहाँ पे -q चार्ज पे भी इस तरफ -QE अमाउंट का फोर्स लगेगा। मतलब QE अमाउंट का फोर्स इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। तो एक कपल क्रिएट होगा एंड ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ दैट कपल, यहाँ पे उस एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और वो टॉर्क इस डायपोल को रोटेट करेगा। ये भी हम देख चुके हैं कि जब ये डायपोल मोमेंट 0 डिग्री पे होता है तो कोई फोर्स नहीं, कोई टॉर्क नहीं। 180 पे होता है तो कोई टॉर्क नहीं। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, 90 डिग्री पे होगा तो मैक्सिमम टॉर्क, ये सब हम इन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे ड्यू टू दिस 2 फोर्सेस QE एंड QE, जो टॉर्क क्रिएट होगा उसके लिए फॉर्मूला भी निकाले थे। उसका मैग्नीट्यूड टॉर्क टाउ विल बी, हम लिखे थे PE sin थीटा, यही आता था P क्रॉस E, और उसका मैग्नीट्यूड आता था PE sin थीटा, ये भी हम पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज जब ये ड्यू टू दैट टॉर्क, जब वो डायपोल d थीटा एंगल रोटेट करेगा, कितना? d थीटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ एंगल। सपोज ड्यू टू दैट टॉर्क, जब वो डायपोल d थीटा एंगल रोटेट करेगा तो सपोज वर्क डन dW होगा, वर्क डन इन दैट प्रोसेस, उस रोटेशन पे d थीटा अमाउंट पे। तो रोटेशनल मोशन में ये भी फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हो पिछले साल कि dW और स्मॉल वर्क डन विल बी, यहाँ पे होगा टाउ इंटू d थीटा, ये पढ़ चुके हो। क्लियर है? ये जैसे ये d थीटा क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये टॉर्क, दोनों का मल्टीप्लिकेशन देता है वर्क डन इन दैट प्रोसेस, dW इक्वल टू टाउ d थीटा। ठीक है ये। तो यहाँ पे सपोज उस डायपोल का E के साथ एंगल θ1 था, वहां से θ2 हुआ ड्यू टू रोटेशन। एक एंगल था θ1, ड्यू टू रोटेशन अब कुछ देर बाद θ2 हुआ। तो इतने प्रोसेस में वर्क डन को निकालेंगे, इतने प्रोसेस में। ठीक है, सपोज वो वर्क डन होगा W। क्लियर है मैथमेटिक्स? d थीटा अमाउंट रोटेशन के लिए वर्क डन है ये टाउ इंटू d थीटा।
अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ रोटेशनल मोशन वर्क डन। अगर वो डाइपोल θ1 एंगल से θ2 एंगल तक आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इतना है यहां तक आएगा, तो सपोज वर्क डन है W, तो उस W को कैसे निकालेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dW फ्रॉम 0 टू W, ऐसे निकालेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dW फ्रॉम 0 टू W। सो इसका भी इंटीग्रेशन टाउ d थीटा, इंटीग्रेशन कितना होगा d थीटा के अकॉर्डिंग θ1 टू θ2, ठीक है, इंटीग्रेशन क्लियर है, दैट इज इक्वल टू टाउ का वैल्यू यूज कर दो P sin थीटा, इंटीग्रेशन θ1 टू θ2, ये हो गया PE sin थीटा d थीटा, ठीक है, टाउ को इधर लाके रख दिए P sin थीटा। अब इंटीग्रेशन करेंगे, P कांस्टेंट E कांस्टेंट, तो sin थीटा का ही यहाँ पे इंटीग्रेशन होना है क्योंकि ये विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट d थीटा है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं, नोट तो किए हैं, ठीक है यहाँ पे। तो इसके बाद देखो जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे देन W विल बी PE, ये बाहर आया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज माइनस कॉस थीटा, पता है सभी को, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, θ1 टू θ2, ये पता है ना, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सो दिस विल बी PE, ये आ गया माइनस, तो माइनस कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ऐसे ही होगा, लिमिट यूज करेंगे θ2 θ1, सो दैट विल बी PE, ये कितना हो गया cos θ1 माइनस cos θ2, क्लियर है, इतना होगा वर्क डन इस प्रोसेस में। ये फाइनल फॉर्मूला, अगर θ1 टू θ2 उतना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है ड्यू टू रोटेशन, तो इतना होगा वर्क डन, ये वर्क डन आ गया। तो अब हमें यहाँ पे ये कंसेप्ट जान लेना है कि ये जो वर्क डन होगा, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड inside the dipole, as its what potential energy, ये है कंसेप्ट। ये जो वर्क डन होगा इन दैट रोटेशन प्रोसेस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो वर्क डन है उस प्रोसेस में, तो वो वर्क डन उस डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से स्टोर होगा। तो कौन सा पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ही कहेंगे, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे मिलता है, ये वर्क डन स्टोर होगा, क्लियर है ये बात, कैसे निकल रहा है ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब P cos θ1 माइनस θ2, जब हमें क्या मेंशन होगा कि θ1 टू θ2 उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो ठीक है। अच्छा, ये नोट कर लेंगे। इस फॉर्मूले से आप थोड़ा आगे आते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, देखो इसको मिटा रहा हूं। सपोज ये जो θ1 है, θ1 इज 90 डिग्री, समझ में आ रहा है। θ1 90 डिग्री मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डाइपोल ऐसे है, मतलब डाइपोल मोमेंट ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। डाइपोल मोमेंट ऐसे है मतलब क्या, माइनस क्यू इस तरफ प्लस क्यू इस तरफ, ऐसे ही होगा ना, डाइपोल मोमेंट ऐसे है। तो θ1 सपोज पहले 90 है, जब 90 डिग्री होगा तो हम पढ़ चुके हैं PE उतना टॉर्क होगा, दैट इज मैक्सिमम, तो उसके ऊपर मैक्सिमम टॉर्क एक्ट होगा, तो वो रोटेट करेगा। कैसे रोटेट करेगा, देखो प्लस क्यू इस तरफ जाएगा, माइनस क्यू इस तरफ आएगा, अलोंग द फील्ड जाता है ना प्लस क्यू, तो ये ऐसे रोटेट करेगा। 90 डिग्री है तो ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। θ1 जब 90 डिग्री है तो, और यहाँ पे लेते हैं θ2 इक्वल टू थीटा, किसी एंगल तक 90 से किसी एंगल तक क्या आएगा, तो वर्क डन कितना होगा। अब वर्क डन को यू लिखते हैं, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, वर्क डन को मैं यू लिख रहा हूं। तो देखो cos 90 मतलब ये 0 हो गया, cos θ1 0 हो गया, बाकी कितना रहा देखो माइनस PE cos थीटा, इतना रहेगा बाकी, ठीक है। मतलब
90 डिग्री के पोजीशन से अगर किसी एंगल पे आ रहा है तो उसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, वो इतना अमाउंट का माइनस पीई कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसको देखो पी कॉस थीटा को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में, माइनस पी डॉट ई, ये डॉट प्रोडक्ट होगा ना पी कॉस थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब वो कहाँ से होगा 90 डिग्री से रोटेट होते हुए आएगा। क्लियर है? ये 90 डिग्री वाला केस है, थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये फॉर्मूला हमें मिल रहा है। तो इसी केस को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ऐसा ही है थीटा 1 इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा ही है पहले पोजीशन, इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सपोज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री मतलब ऐसे है 90 डिग्री में, रोटेट तो करेगा टॉर्क के कारण, और थीटा 0 डिग्री मतलब ऐसे आगे आएगा, मतलब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम तक आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम तक इसको लाना है। क्लियर है ये बात? ऐसे है तो टॉर्क डेफिनेटली एक्ट होगा, वो घूमेगा, और ऐसे आ गया तो अब टॉर्क नहीं होगा, पी साइन थीटा पी साइन 0 0 हो जाएगा, अब टॉर्क नहीं होगा, तो वैसे रह जाएगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो यहां से यहां तक आने के लिए कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, यूज कर दो यहाँ पे, u विल बी कितना होगा ये cos 0 मतलब 1, तो वो होगा माइनस पीई। ठीक है, किसके लिए ये 90 डिग्री से स्टेबल इक्विलिब्रियम तक आने के लिए माइनस पीई, इतना होगा पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर वर्क डन के अकॉर्डिंग। अच्छा, फिर देखो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, नहीं समझ आ रहा है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री मतलब देखो यहाँ पे अगर फॉर्मूले पे भी यूज करो तो ये 0 है, होगा ना, cos थीटा मतलब cos 90 0, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी ये 0 है। पर समझ क्या रहे हैं इसको, 90 डिग्री में है और 90 डिग्री में है, मतलब ये घूम के आए या ऐसे ही रहे, नो वर्क डन नो एनर्जी स्टोर्ड इस केस में। ठीक है ना, मतलब ऐसे है और ऐसे ही फिर से इसको लाना है, मतलब ऐसे ही रहेगा इसके बाद भी, नो वर्क डन नो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, यू विल बी 0 0 पोटेंशियल एनर्जी, ये पोजीशन है, क्या है ये 0 पोटेंशियल एनर्जी वाला, पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी ना, ये वाला नहीं, 0 पोटेंशियल एनर्जी वाला ये केस होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो। ओके, और देखो अब अगर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है तो उस केस में देखो u क्या होगा, cos 180 मतलब -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, सो u विल बी पी, इतना हमें मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी, u विल बी पी, मतलब क्या है, ऐसे है ये डायपोल, ऐसे इसको ऐसे लाएंगे, 0 के लिए ऐसे लाते थे, स्टेबल के लिए, अनस्टेबल ये होगा तो ऐसे लाके रखेंगे, ये होगा केस अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, ऐसे है ये, इसको ऐसे लाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज देखो पूरी तरह से समझ में आना चाहिए, माइनस पी है एनर्जी, माइनस वैल्यू है, तो ये मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू होगा माइनस में है तो, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगा क्योंकि प्लस में है, ये पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू डायपोल के लिए ये होगा पीई, जब उसको हम 90 डिग्री से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लाएंगे, और मिनिमम वैल्यू होगा जब 90 डिग्री से स्टेबल इक्विलिब्रियम में लाएंगे। फील आ रहा है? देखो यहाँ पे अब Q चार्ज है प्लस Q, ये तो ऐसे ही जाना चाहेगा ना अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ऐसे घूमेंगे तो मतलब वो वही उसी की तरफ जाना चाहता है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको उसी तरफ ही फोर्स दे रहा है, ठीक है ना, मतलब डेफिनेटली वर्क डन हमें कम ही करना होगा क्योंकि वो वही जाना चाहता है, ये इसी तरफ आना चाहता है, तो ठीक है 90 से ऐसे लेके आए तो मिनिमम एनर्जी, मिनिमम वर्क डन होगा, मिनिमम एनर्जी स्टोर होगा। पर इस केस में देखो प्लस क्यू इस तरफ जाना चाहता था, पर नहीं, उसको हम ऐसे लेके आएंगे, इस तरफ उल्टा घुमाएंगे इसको, इस तरफ माइनस क्यू को इस तरफ लेके जाएंगे अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, तो वर्क डन ज्यादा करना होगा उसके लिए, जैसे वो जाना चाहता है वैसे नहीं, उसके उल्टा लेके आएंगे और अनस्टेबल पे रख देंगे उसको, मतलब वर्क डन ज्यादा करेंगे तो ज्यादा एनर्जी स्टोर होगा, इसलिए तो ये मैक्सिमम है। क्लियर है ये बात? तो
ये है पूरा कंसेप्ट कि डायपोल के लिए, इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे पोटेंशियल एनर्जी को हम स्टडी करते हैं। ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है और ये केसेस तो हमें समझ में आता ही है। ठीक है, नोट करेंगे, ठीक से पढ़ेंगे, जानेंगे। क्लियर है ये डायपोल की बात? ओके, तो इसके बाद और एक चीज जान लेते हैं हमारे नॉलेज के लिए, हमारे जनरल नॉलेज के लिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, पढ़ रहे हैं एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। तो हम तो अब तक ये जाने हैं कि जब इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात आती है, एनर्जी की बात आती है, तो हम यूनिट क्या यूज करते हैं? एसआई यूनिट, जूल, सीजीएस यूनिट, आर्क, ये सब यूज करते हैं। ठीक है, वो यूनिट तो है। एक और यूनिट के बारे में जानते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए स्पेशली है, दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये एक तो यूनिट है एनर्जी का, इसको लिखेंगे ईवी, एनर्जी का ही ये यूनिट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको हम कहेंगे? कितने वैल्यू के एनर्जी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे? तो समझते हैं ठीक से। देखो, सपोज एक एक्सटर्नल फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पे एक पॉइंट है, कोई भी एक तो पॉइंट है, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V। समझ में आ रहा है? एक एक्सटर्नल फील्ड है, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है V। वहां पे जब हम किसी चार्ज Q0 को रखते हैं तो कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है हम पढ़ चुके हैं, दैट इज U विल बी Q0 इंटू V। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, वर्क डन Q0 इंटू V, उसी के अकॉर्डिंग। तो U विल बी Q0 इंटू V। अगर वहां पे हम किसी चार्ज को लाके रखते हैं तो उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है ये बात? सपोज वो जो चार्ज Q0 है वो होता एक इलेक्ट्रॉन। क्या होता? वो एक इलेक्ट्रॉन होता। तो चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता? Q0 विल बी, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन होगा तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ऐसे होगा, मैग्नीट्यूड उसका 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, इतना ही होगा। ठीक है, तो जितने अमाउंट का, अच्छा एक चीज यहाँ पे पोटेंशियल V नहीं, अच्छा V है पोटेंशियल, यहाँ पे V है, Q0 भी करते हैं। सपोज वो Q0 चार्ज, टेस्ट चार्ज जो हम बोल रहे हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज तो ये होगा, और उस पॉइंट पे पोटेंशियल जो V बोल रहे हैं वो सपोज 1 वोल्ट है। ठीक है, पोटेंशियल है 1 वोल्ट, और वो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज है ये, और वहां पे सपोज पोटेंशियल है 1 वोल्ट। तो ये केस अगर मेंटेन होता है तो उस इलेक्ट्रॉन के लिए वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका वैल्यू होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है और उस पॉइंट पे हम एक इलेक्ट्रॉन को रखते हैं जिसका कि चार्ज ये है, पता ही है हमें, तो उसके ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा वो होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये होगा उसके ऊपर एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा? Q0 इंटू V होता है, तो चार्ज तो हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू ये 1 वोल्ट है, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी दिस मच। इसको नोट कर लेंगे, डिफाइन ऐसे करेंगे, इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट वाले पोटेंशियल वाले पॉइंट पे हम रख रहे हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऐसा यूनिट पे कन्वर्ट कर दे, उसके वैल्यूज को यूज करके चार्ज और पोटेंशियल के, तो हमें उतना ही मिला 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। इतना होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू जूल में। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी के लिए बार बार यूज होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे यूनिट्स यूज होते हैं, तो नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ये बात। या फिर इसको कई बुक में ऐसे भी डिफाइन किया रहता है, जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और चार्ज इलेक्ट्रॉन वहां पे मूव करेगा तो जितना एनर्जी वो लॉस या गेन करता है उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। वो भी करेक्ट है, ये भी ठीक है।
ओके, पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, पर हम चार्ज का मोशन तो अब तक ठीक से पढ़े नहीं है ना। ये समझ में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है एनर्जी के बारे में। नेक्स्ट क्लास में तो ये पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी ये सब टॉपिक हम यहाँ पे कंप्लीट किए। इसके क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से होगा डेफिनेटली। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, जो भी हो क्वांटिटी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।